सभी बच्चों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आनंद टीचिंग एकेडमी पर। BA सेकंड सेमेस्टर हिंदी सब्जेक्ट जो कि पेपर नेम है आपका कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। तो उसके जो सिलेबस है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम नोट्स करेंगे यूनिट वाइज। तो जितना मैं आपको करा रहा हूँ उतना तो कम से कम आपको करके जाना है ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है आज की वीडियो, तो जुड़े रहें आज की इस वीडियो में। जो पहला यूनिट था इसमें मैंने बताया था कि जो हिंदी का जो स्वरूप है उसका उद्देश्य और उसका क्षेत्र। तो सबसे पहले इनके ऊपर ही डिस्कस करेंगे हम। तो हिंदी का जो स्वरूप है उसका उद्देश्य एवं क्षेत्र, तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं हम। हिंदी का वह रूप जो सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि वो हिंदी जो हम सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय हैं उसमें जो हम काम करते हैं उसमें जो हिंदी का यूज़ करते हैं, इसका स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए। एक तो जो इसका स्वरूप होना चाहिए यानी कि जो आपने मैसेज, जो भी आपने नोटिस किया, जो भी आपने मैसेज दिया है वो स्पष्ट होना चाहिए, सरल होना चाहिए ताकि लोग उसे समझ सकें, और सटीक होना चाहिए। दूसरा, जिसमें तकनीकी शब्दों का भी इस्तेमाल होता है और वाक्यांशों का प्रयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य सरकारी नीतियों और जानकारी को आम जनता तक पहुंचाना, संवाद को सुगम बनाना और कामकाज को व्यवस्थित करना है। इसका क्षेत्र जो है वो पत्राचार में आप टिप्पणी, लेखन में, संक्षेपण में, प्रतिवेदन, अनुवाद आदि सहित विभिन्न कार्यालय कार्यों तक फैला हुआ है। तो यानी कि इसका क्षेत्र भी काफ़ी बड़ा है, यानी कि इन सारे काम में आपकी जो भी हिंदी यूज हो रही है उसको हम कार्यालय हिंदी बोलेंगे। दूसरा, जो इससे जो जानकारी आपको मिलती है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो कार्यालय हिंदी का स्वरूप है इसमें जो ऊपर मैंने बताया पहले, तो इसमें स्पष्टता होनी चाहिए। कार्यालय हिंदी में भाषा का प्रयोग स्पष्ट और निर्बाध, यानी कि कोई बाधा उसके अंदर नहीं होनी चाहिए ताकि कोई भी अर्थ का दोहरा अर्थ, यानी कि जो अर्थ निकलता है उस वाक्य का, उससे वो भ्रमित ना हो सके कि भाई उसके डबल मीनिंग में अर्थ निकल रहा है। दूसरा, इसमें सरलता होनी चाहिए। भाषा को सरल और आम जनता के लिए समझ में आने योग्य होना चाहिए। तीसरा, इसके अंदर है सटीकता। तकनीकी शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग सटीक और उचित होना चाहिए। और चौथा, इसमें मानक कार्यालय हिंदी में मानक हिंदी का प्रयोग करना चाहिए जो बोलचाल की भाषा से अलग हो। और परिभाषित शब्दावली कार्यालय कार्यों के लिए विशिष्ट परिभाषित शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें जो भी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी जो एक शब्दावली है वो परिभाषित होनी चाहिए, यानी कि उनका मीनिंग ऑलरेडी होना चाहिए कि भाई शब्द का ये मतलब निकलता है। उसके बाद जो इसके अंदर है वो है कार्यालय जो हिंदी है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो एक तो है जानकारी को सरल बनाना, दूसरा है संवाद को सुगम बनाना, कार्यों को व्यवस्थित करना और जनता को अधिकार के प्रति जागरूक करना। तो जानकारी को सरल बनाना मतलब कि जो नीतियाँ सरकार बना रही है वो जानकारी आम जनता तक पहुंचनी चाहिए तो जनता उसको समझ पाए, समझने योग्य ऐसी हिंदी में हमें उसे लिखना चाहिए। दूसरा है सुगम। संवाद जो बातचीत है वो सुगम होनी चाहिए। सरकारी विभाग और जनता के बीच संवाद को सरल और प्रभावी बनाना। तीसरा है कार्य को व्यवस्थित करना। कार्यालय के कामकाज को व्यवस्थित और सुगम बनाना। जनता के अधिकारों के प्रति जागरूक करना, यानी कि जनता को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उसकी भागीदारी सुनिश्चित करना। कार्यालय हिंदी का जो क्षेत्र है उसमें क्षेत्र काफ़ी बड़ा था, जैसे पत्राचार, जो भी सरकारी पत्र होते हैं, अर्ध सरकारी पत्र हैं, अशासकीय पत्र, ज्ञापन हैं, कार्यालय आदेश हैं, परिपत्र आदि। टिप्पणी लेखन में फाइल पर टिप्पणियाँ लिखना और प्रस्तावों को प्रस्तुत करना। संक्षेपण मतलब बड़े दस्तावेजों को संक्षेप में यानी कि थोड़े शब्दों में कहना। प्रतिवेदन किसी कार्य या घटना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करना, वो होता है प्रतिवेदन। अनुवाद एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना। अन्य कार्यों में है विभिन्न कार्यों में भाषा का प्रयोग, यानी कि जो भी और कार्य होते हैं सलग, तो उनमें भी इस भाषा का प्रयोग होता है, तो वहाँ पे भी इसका क्षेत्र है। उसके बाद कार्यालय हिंदी की संभावनाएं जो हैं, कार्यालय हिंदी की संभावनाएं बहुत विस्तृत
और महत्वपूर्ण है। यह हिंदी भाषा का एक रूप है जो सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए उपयोग किया जाता है। यह भाषा प्रशासनिक कार्यों, पत्राचार, टिप्पणी, लेखन, संक्षेपण और अनुवादों जैसे कार्यों में सहायक है। कार्यालय हिंदी की संभावनाओं को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा सकता है। तो एक तो है इसमें प्रशासनिक कार्य, तो सारे के सारे जो भी प्रशासनिक कार्य हैं या जो भी सरकार से जुड़े हुए कार्य हैं, उन सभी कार्यों में जो हम जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उनमें भी हम जो है कार्यालय हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है पत्राचार। कार्यालय हिंदी का उपयोग पत्राचार के लिए भी किया जाता है, यानी कि जितने भी पत्राचार सरकार से आप वार्तालाप करते हैं पत्रों के माध्यम से, तो उसमें भी कार्यालय हिंदी का उपयोग होता है। यह भाषा सरकारी कार्यालयों के बीच और सरकार और नागरिकों के बीच पत्राचार के लिए उपयोग की जाती है। उसके बाद जो है टिप्पणी लेखन। कार्यालय हिंदी में टिप्पणी लेखन भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह भाषा कार्यालयों में विभिन्न मामलों पर टिप्पणियाँ लिखने के लिए उपयोग की जाती है। संक्षेपण। कार्यालय हिंदी का उपयोग संक्षेपण के लिए भी किया जाता है। यह भाषा बड़े दस्तावेजों को संक्षिप्त करने के लिए उपयोग की जाती है, यानी कि जो बड़े दस्तावेज हैं उनको छोटे शब्दों में लिख सकते हैं। अनुवाद। जो भी आप कार्यालय हिंदी का उपयोग अनुवाद के लिए भी किया जाता है। यह भाषा सरकारी कार्यालयों में विभिन्न दस्तावेजों और जानकारी को हिंदी में अनुवाद करने के लिए उपयोग की जाती है। राजभाषा नीति। कार्यालय हिंदी का विकास और उपयोग भारत की राजभाषा नीति के अनुसार होता है। परिभाषिक शब्दावली। कार्यालय हिंदी में प्रशासनिक और कानूनी क्षेत्रों से संबंधित विशिष्ट शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग किया जाता है जो सामान्य हिंदी से अलग होते हैं। तो ये जो है इम्पोर्टेंट था। उसके बाद जो है सरकारी कार्यालयों में उपयोग। जो भी हमारी हिंदी है उसमें जो हिंदी का जो उपयोग है सरकारी कार्यालयों में वो क्या है। सरकारी जो कार्यालय हैं उसमें हिंदी का जो उपयोग है वो सरकारी कार्यालयों में दैनिक यानी कि डेली या रोज के कामकाज के लिए किया जाता है, जैसे पत्राचार है, टिप्पणियाँ हैं, प्रारूपण है और रिपोर्ट है। संवाद स्थापित करना। कार्यालय हिंदी का उपयोग प्रशासनिक और जनता के बीच संवाद स्थापित करने के लिए भी किया जाता है। आर्थिक विकास। कार्यालय हिंदी के उपयोग से विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, जैसे कि व्यापार और वाणिज्य। आधुनिकता। कार्यालय हिंदी आधुनिक समय में हिंदी भाषा के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह भाषा प्रशासन, कानून, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद जो आपका यूनिट नंबर 2 है इसको हम देख लेते हैं। इसमें मेन जो है वो है शब्दावली। आपकी शब्दावली के निर्माण के सिद्धांत कि भाई शब्दों का निर्माण किस तरह होता है। दूसरा है जो कार्यालय हिंदी में जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसकी परिभाषिक शब्दावली क्या होती है। कार्यालय में अधिकारियों के पदनाम, संबोधन आदि। प्रशासनिक एवं विधिक शब्दावली। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त परिभाषिक शब्दावली। कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त परिभाषिक शब्दावली वह शब्दावली है जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट अर्थों के लिए प्रयुक्त होती है। यह शब्दावली प्रशासनिक, वाणिज्यिक, कानूनी और अन्य कार्यालय कामकाजों में उपयोग की जाती है, जिससे कार्यालय हिंदी को एक विशिष्ट और मानक रूप मिलता है। परिभाषिक शब्दावली की विशेषताएं। विशिष्ट अर्थ यानी कि जो शब्द हैं उनके विशेष अर्थ निकल कर आते हैं। इन शब्दों का प्रयोग केवल एक विशेष क्षेत्र या विषय में होता है और उसका अर्थ उस क्षेत्र में विशिष्ट रूप से परिभाषित होता है। निश्चितता। परिभाषिक शब्दावली में प्रयोग किए जाने वाले शब्द निश्चित और सटीक होते हैं, जिससे अर्थों में अस्पष्टता नहीं रहती। व्यापकता। कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त परिभाषिक शब्दावली ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों को कवर करती है, जैसे कि कानून, प्रशासन और वित्त आदि। कार्यालय हिंदी में प्रयुक्त परिभाषिक शब्दावली के कुछ उदाहरण। प्रशासनिक शब्दावली जैसे आदेश क्या होता है, ज्ञापन क्या होता है, अधिसूचना, परिपत्र, प्रतिवेदन इत्यादि। वित्तीय शब्दावली जैसे लेखा, खाता, बिल, बजट, आयकर इत्यादि। कानूनी शब्दावली में जैसे आते हैं वाद, प्रतिवाद, अभियोग, साक्ष्य इत्यादि। अन्य शब्दावली में आते हैं अनुदान, नियम, विनियम, प्रारूप इत्यादि। परिभाषिक शब्दावली का जो महत्व है वो पढ़ लेते हैं हम। कार्यालय हिंदी को एक मानक और स्पष्ट रूप प्रदान करना। कार्यालय कामकाज को सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाना। प्रशासनिक, वाणिज्य और कानूनी क्षेत्रों में बेहतर संचार को बढ़ावा देना। ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में शब्दावली को समृद्ध करना। कार्यालय हिंदी में परिभाषिक शब्दावली का सही और उचित प्रयोग सुनिश्चित करता है कि कार्यालय कामकाज प्रभावी और सुव्यवस्थित तरीके से किया जा सके। इसके बाद जो कार्यालय हिंदी की परिभाषिक शब्दावली है उसको हम पढ़ लेते हैं। कार्यालय हिंदी की परिभाषिक शब्दावली विशेष रूप से सरकारी और प्रशासनिक कामकाज में प्रयुक्त होने वाली हिंदी शब्दावली को संदर्भित करती है। यह शब्दावली विभिन्न प्रशासनिक और कानूनी, वित्तीय और अन्य विशिष्ट क्षेत्रों
से संबंधित तकनीकी शब्दों और मुहावरों का संग्रह है जिनका प्रयोग इन क्षेत्रों में एक निश्चित और सटीक अर्थों के लिए किया जाता है। परिभाषिक शब्दावली की विशेषताएं। निश्चित और विशिष्ट अर्थ। तो परिभाषिक शब्दावली अपने संबंधित क्षेत्रों में एक निश्चित अर्थ का बोध करते हैं और उनका अर्थ का क्षेत्र में सीमित होता है। सटीकता। परिभाषिक शब्दावली का प्रयोग मुख्य रूप से सटीकता और स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, जिससे संचार में भ्रम की संभावना कम होती है। अनुवाद। परिभाषिक शब्दावली के शब्दों का अनुवाद करते समय उनके संदर्भ और अर्थ को ध्यान में रखना आवश्यक है ताकि वे सटीक अर्थ को व्यक्त कर सकें। उसके बाद जो है विकासशील। परिभाषिक शब्दावली लगातार विकसित होती रहती है क्योंकि नए क्षेत्रों से नए शब्दों इसमें जो है जुड़ते रहते हैं, तो इसलिए ये हमेशा विकासशील रहती है। उदाहरण के लिए जैसे वित्तीय क्षेत्र में खाता, बजट, लेखा, कर, जमा, ऋण आदि। कानूनी क्षेत्र में आरोप, बचाव, अभियोजना, दंड, सजा आदि। प्रशासनिक क्षेत्र में अधिसूचना, आदेश, नियम, विनियम, मंत्रालय, विभाग आदि। कार्यालय हिंदी की परिभाषिक शब्दावली का महत्व। संचार की सटीकता। परिभाषिक शब्दावली का प्रयोग कार्यालय कार्य में सटीक और स्पष्ट संचार सुनिश्चित करना है। अभिलेखों का संधारण यानी कि परिभाषिक शब्दावली का प्रयोग अभिलेखों को व्यवस्थित और सुरक्षित रखने में मदद करता है। मानकीकरण यानी कि परिभाषिक शब्दावली का प्रयोग कार्यालय भाषा को मानकीकृत करने में मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय संवाद। परिभाषिक शब्दावली का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संचार को सरल और सटीक बनाने में मदद करता है। संक्षेप में कार्यालय हिंदी की परिभाषिक शब्दावली एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो कार्यालय कार्यों में सटीकता, स्पष्टता और मानकीकरण सुनिश्चित करता है। कार्यालय एवं अधिकारियों के पदनाम और संबोधन आदि। कार्यालयों में अधिकारियों के लिए औपचारिक संबोधन और पदनाम का उपयोग किया जाता है जो उनके पद और कार्य के अनुरूप होते हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को महोदय या महोदया से संबोधित किया जाता है और किसी व्यक्ति को जो है प्रिय महोदय या माननीय का उपयोग करते हैं। फिर किसी को निदेशक भी बोल सकते हैं। अधिशासी, अभियंता, सहायक व्यक्ति कार्य और जिम्मेदारियों को दर्शाया जाता है। जैसे संबोधन, आप किसी को भी अगर आप कुछ कह के बुला रहे हैं तो वो हम बोल दें संबोधन। तो व्यक्तिगत संबोधन में हो सकता है इसमें, और व्यक्तिगत संबोधन में होता है कि व्यक्ति के लिए औपचारिक संबोधन होता है महोदय, या फिर लड़की के लिए महोदया होता है। संगठन और कार्यालय, संस्थाओं और संगठनों के लिए प्रिय, महोदय या फिर माननीय जैसे संबोधनों का प्रयोग किया जा सकता है। कार्यालय ज्ञापन में इसमें संबोधन नहीं होता बल्कि केवल प्रेषक का नाम और पदनाम होता है। उसके बाद अर्ध सरकारी पत्र किसको बोलते हैं? अर्ध सरकारी पत्र, इसमें भी संबोधन होता है जैसे महोदय। पदनाम व्यक्ति के कार्य और जिम्मेदारियों को दर्शाता है जिसे निदेशक, अधिशासी, अभियंता, सहायक आदि। कार्यालय ज्ञापन में केवल प्रेषक का नाम और पदनाम होता है। कार्यालय पत्रों में भी पदनाम का उपयोग किया जाता है जैसे सेवा में निदेशक। प्रशासनिक व विविध शब्दावली। प्रशासनिक व विविध शब्दावली का अर्थ प्रशासन और कानून से संबंधित शब्दों और वाक्यांशों का समूह है। यह शब्दावली प्रशासनिक कामकाज, कानून और न्याय प्रणाली से जुड़े विभिन्न विषयों को समझने में मदद करती है। प्रशासनिक शब्दावली, यह शब्दावली सरकारी कार्यालयों, मंत्रालयों और विभागों में उपयोग किए जाने वाले शब्दों और वाक्यांशों का संग्रह है। इसमें शामिल हैं राजभाषा। सरकारी कामकाज में उपयोग की जाने वाली भाषा को हम राजभाषा बोलते हैं, जैसे हिंदी है। अधिनियम, जिसे इनको बोलते हैं हम कानून। नियम होते हैं कानून के तहत बनाए गए नियम। कार्यान्वयन समितियाँ, कानून और नियमों को लागू करने वाली जो कानूनों को लागू करने की जिम्मेदारी लेती हैं उनको बोलते हैं समिति। प्रशासनिक आदेश, सरकारी आदेशों, अधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेश होते हैं सरकारी आदेश। उसके बाद है विविध शब्दावली। यह शब्दावली कानून, न्याय प्रणाली, कानूनी प्रक्रियाओं से संबंधित शब्दों और वाक्यांशों का संग्रह है। इसमें शामिल है आयोग, कानून बनाने या लागू करने के लिए गठित एक संस्था। कानून, समाज को नियंत्रित करने वाले नियम। न्यायालय, कानून लागू करने और न्याय प्रदान करने वाली संस्था। अभियोजन, अपराध के लिए कानूनी कार्रवाई। जमानत, एक अपराध से छूटने के लिए दी गई एक कानूनी व्यवस्था है। उदाहरण, प्रशासनिक शब्दावली में जो है आपका है राजभाषा, कार्यान्वयन समिति, प्रशासनिक आदेश, अधिनियम और नियम। विविध
शब्दावली 2, इसमें आयोग, कानून, न्यायालय, अभियोजन, जमानत, प्रशासनिक और विधिक शब्दावली दोनों ही सरकारी कामकाज, कानून और न्याय प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण है। तो उसके बाद जो इसमें यूनिट नंबर 3 है, इसमें सारे के सारे पत्राचार हैं। तो आवेदन पत्र किस तरह लिखते हैं, आवेदन पत्र होता क्या है। अगर किसी भी कार्यालय में कोई अगर जगह खाली है तो उसके लिए वो कार्यालय आवेदन पत्र मांगता है कि भाई आप उस जगह को फुलफ़िल करने के लिए अपना आवेदन करें। सरकारी पत्र जो सरकारी कार्यालय से निकलते हैं उनको सरकारी पत्र बोलते हैं। अर्ध सरकारी पत्र होते हैं जो कुछ सरकारी होते हैं और कुछ प्राइवेट। तो उन दोनों ऐसे संगठन जो सरकारी और असरकारी यानी कि जिन प्राइवेट संस्थानों के ऊपर सरकार का अधिकार है तो वहाँ से जो पत्र निकलते हैं उनको हम अर्ध सरकारी पत्र बोलते हैं। कार्यालय आदेश भी सेम वैसे ही हैं कि कार्यालय ने कुछ आदेश जारी किया है। परिपत्र एक सर्कुलर होता है कि वो हर कार्यालय के लिए निकलता है और कार्यालय से घूमने के बाद जहाँ से वो चलता है वहीं पे जाकर वापस पहुँच जाता है। अधिसूचना है कि कोई कार्यालय जो सरकारी ऑफिस है वहाँ से कोई सूचना जारी हो रही है तो वहाँ से उसको बोलते हैं अधिसूचना। कार्यालय ज्ञापन और विज्ञापन है कि कहीं कुछ भी अगर किसी कार्यालय में वैकेंसी खाली है या वो अपने बारे में कुछ और चीज़ें देता है तो उसको हम विज्ञापन बोलते हैं। निविदा है कि भाई कहीं पे कोई जो है ठेके पे कोई चीज़ निकलती है तो उसको बोलते हैं निविदा। संकल्प अगर कोई सरकारी कार्यालय कोई संकल्प ले रहा है या फिर प्रेस विज्ञप्ति होती है जो प्रेस के लिए वो सूचना जारी करते हैं कि प्रेस को बुलाकर उनके सामने बैठकर वो प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं और उसको प्रेस में भेजते हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक इस 3rd यूनिट में हैं। आज की यूनिट में यहीं तक। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद। ये भी वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाकी जो है कोशिश करूँगा मैं शाम तक आपको और भी दूँ ताकि आपके पेपर में अच्छा कर सकें। अपने पेपर में इतना तो आपको तैयार करना है अगर पेपर में आपको अच्छे नंबर लाने हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को ताकि आपको भी मेरी वीडियो का नोटिस मिलता रहे।